अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन जो कि 1905 में हुई, लेकिन इसको एन्यूअल कर दिया गया था, इसकी एन्यूलमेंट हो गई थी 1911 के अंदर। 1911 के अंदर इस पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया था। इसके लिए जो डिसीजन लिया गया था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा दो पार्ट्स के अंदर, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पे एक में मुस्लिम की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, सेकंड में हिंदूज़ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। तो ये डिसाइड किया गया था अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन के रूल के अंदर इसको डिसाइड किया गया था। लेकिन फिर जब 1911 के अंदर सेकेंड जो गवर्नर जनरल या वायसराय ऑफ इंडिया चेंज हुए थे, तो उसके के साथ साथ ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को भी रद्द कर दिया गया था, और ये जो डिसीजन था ये वापस ले लिया गया था और कहा था कि इस तरह की कोई पार्टीशन नहीं होगी। तो सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ क्या है कि रीजंस क्या थी उस पार्टीशन की। सेकंड थी कि उस जब वो पार्टीशन कर दी गई तो क्या क्या एरियाज़ बने, किसको कितनी पॉपुलेशन आई, किसका कितना एरिया था, और क्या क्या कैपिटल बने। थर्ड इसमें ये था कि हमने देखना है कि जब ये पार्टीशन कर दी गई तो हिंदुओं का क्या रिएक्शन था। फोर्थ इसमें ये था कि मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन था, और फिफ्थ ये था कि इसकी एन्यूलमेंट कब की गई। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दो मेजर रीजंस डिस्कस की जाती हैं जब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को देखते हैं। सबसे पहली रीज़न आती है लॉर्ड कर्जन की पर्सनल रीजंस या फिर ब्रिटिश की पर्सनल रीजंस। ठीक है, सेकंड इसमें आती हैं एडमिनिस्ट्रेशंस के इश्यूज। अब लॉर्ड कर्जन की पर्सनल रीज़न मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन था वो 1899 के अंदर, ठीक है, 1899 के अंदर वो वायसराय बना इंडिया का। तो वो क्या कहता था, जो तब 1899 के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रही थी, ये जो लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बना इंडिया का, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो इंडिया के अंदर उस टाइम चल रही थी वो थी नेशनलिज्म की मूवमेंट। ठीक है, नेशनलिज्म की मूवमेंट चल रही थी, और उस नेशनलिज्म का जो राइज हो रहा था, उस नेशनलिज्म का सेंटर था बंगाल। तो जब लॉर्ड कर्जन ने ये सारे एरा को ऑब्जर्व किया और देखा कि ये नेशनलिज्म है, हिंदू स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसने डिसाइड किया कि अब हम कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो इस नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ होगा, इस नेशनलिज्म के जो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है उसको ख़त्म कर देगा। तो फिर उसने क्या किया, जो ब्रिटिश की बहुत पुरानी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए ये डिसाइड किया कि अब हम इस बंगाल को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर, ताकि जो नेशनलिज्म का बढ़ता थ्रेट है उसको स्टॉप कर दिया जाए। 1903 के अंदर उसने एक पार्टीशन प्रेस्क्राइब कर दी। फिर उसके बाद 1905 के अंदर उसने बंगाल को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। ये तो थी लॉर्ड कर्जन की अपनी पर्सनल रीज़न, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश की पर्सनल रीज़न। सेकंड इसमें जो मेजर रीज़न जो मोस्टली डिस्कस की जाती है वो है बंगाल के अंदर जो प्रेजेंट इश्यूज़ थे। इश्यूज़ कौन से थे? एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़। एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बंगाल जो था, बंगाल का बैकग्राउंड भी आप ज़रा देख लें पहले, कि बंगाल था वो एक फर्टाइल एरिया था बंगाल का। ठीक है, एक फर्टाइल लैंड था, और उसके बाद रिच इन रिसोर्सेज था, उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। और प्रीवियसली शुरू में ये क्या था, ये मुस्लिम्स के अंडर आता था, ये मुस्लिम रूल के अंडर इसको ट्रीट किया जाता था, इसको डील किया जाता था, इसकी गवर्नमेंट मुस्लिम रूल के अंडर थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन 1757 वॉर ऑफ प्लासी, ठीक है, 1757 की जो जंगे प्लासी हुई, ठीक है, वॉर ऑफ प्लासी, तो उसमें क्या हुआ, ये जो सारे का सारा बंगाल था 1787 के बाद ये कहाँ चला गया, ये ब्रिटिश के अंदर आ गया। ठीक है, ये ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। तो जब ब्रिटिश रूल के अंदर आया तो फिर मुसलमानों का कंट्रोल इस पर से ख़त्म हो गया। कलकत्ता को उसका कैपिटल बना दिया गया, और कलकत्ता को कॉमर्स और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का सेंटर बना दिया गया, हब बना दिया गया। ठीक है, कलकत्ता को उसका हब बना दिया गया ब्रिटिश के अंदर। ये नेक्स्ट हम जब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल का क्या एरिया था, क्या उसकी पॉपुलेशन थी, जो इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आ रहे हैं।
तो देखिए कि बंगाल जो था वो सबसे बड़ा प्रोविंस था इंडिया का उस टाइम में, बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसका एरिया 1,89,000 स्क्वायर माइल्स पे मुश्तमिल था। उसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन थी। कहा जाता था इसकी 1/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बंगाल के अंदर रहती थी। और इसके अंदर जो मोस्टली एरियाज़ आते थे वो था बंगाल का, बिहार का, असम का, उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट थे जो इसके अंदर आते थे। और इसको रूल करता था एक लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर। ठीक है, जब लॉर्ड कर्जन ने चार्ज लिया ना एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसने कहा, क्या किया कि उसने कहा कि हम क्या करेंगे, इस बंगाल को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर। अब मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, अब इतना ज़्यादा एरिया है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन रूल के इश्यूज तो होंगे, क्योंकि ना इतने बड़े एरिया को एक सिंगल लेफ्टिनेंट जनरल या गवर्नर इजीली रूल नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज थे। सबसे पहला देखें कि इसमें था वास्टनेस ऑफ प्रोविंस। प्रोविंस बहुत ज़्यादा वास्ट था, उसका एरिया इतना ज़्यादा था, 1,89,000 इतना बड़ा एरिया था, और एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको इजीली मैनेज नहीं कर सकता था। इवन कि वो पूरे प्रोविंस का टूर भी अपने एक टेन्योर के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता था। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि वो प्रोविंस बहुत ज़्यादा वास्ट था। सेकेंड, उसमें देखें लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें कम्युनिकेशन के लिमिटेड से सोर्स है। लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप देखें कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, रिवर्स थे, तो इजीली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं थी प्रोविंस में, पुलिस ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था, इनसफिशिएंट पुलिस थी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही थी। तो ये सारे के सारे सिचुएशन जो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसका वाहद हल उसका यही नज़र आ रहा था कि अब हम क्या करें कि बंगाल को डिवाइड कर दें। थर्ड इशू इसमें देखें, थर्ड इशू इसमें आता है डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। उनमें कल्चर और लैंग्वेजेस के डिफरेंस आ रहे थे। ईस्ट और वेस्ट बंगाल थे, ठीक है, दो पार्ट में। अब ये देखें, अब हम देखते हैं कि बंगाल दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है, एक ईस्ट था और एक वेस्ट था। ठीक है, ईस्ट वालों का कल्चर बिल्कुल अलग था, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है, और मुस्लिम कल्चर था। और जो वेस्ट वाला था वहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटीज़ थी, तो वहाँ पे हिंदुओं का कल्चर था। तो ये क्या है, इनमें डिफरेंस आ रहा था, उनके बेसिकली कल्चर का डिफरेंस आ रहा था, उनकी लैंग्वेज का डिफरेंस आ रहा था। जो वेस्ट वाले थे ना, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, एज यू नो के वेस्ट में जो थे, हिंदू हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो समझते थे कि उनकी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है ईस्ट बंगाल से। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ही बेस्ट डिसीजन नज़र आने लगा उन्हें। नेक्स्ट ये था कि नीड ऑफ द आवर, उस वक्त की नीड, उस वक्त की ज़रूरत क्या थी कि बंगाल का जो डिवीजन था उसका फैसला किया गया ताकि वो जो ट्रेड है वो ईस्ट बंगाल तक एक्सटेंड कर दी जाए। ठीक है, जो ट्रेड है जो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं हो रही, उसके साथ साथ जो पोर्ट ऑफ चित्तगोंग है ना, उसको भी प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, उस पोर्ट को प्रमोट किया जाए, साथ साथ ट्रेड को प्रमोट किया जाए। इसके लिए वक्त की ज़रूरत यही थी कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ है। इसमें चार इश्यूज़ आते हैं कि एक तो प्रोविंस बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा उसका एरिया था। सेकंड उसमें ये है कि उसमें सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। और थर्ड ये है कि उनमें कल्चर लैंग्वेज का डिफरेंस आ रहा था ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर। फोर्थ ये क्या कि उस ट्रेड को एक्सटेंड करने के लिए और उसके बाद पोर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए ईस्ट बंगाल की ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्टीशन कर दी गई, पार्टीशन कैसे की गई और क्या डिसीजन लिए गए, उसको हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैलकुलेटेड मेजरमेंट्स के ऊपर उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, 1903 के अंदर एक पार्टीशन प्रिस्क्राइब कर दी लॉर्ड कर्जन ने। फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट के अंदर। जैसा मैंने पहले बताया था कि बंगाल के दो पार्ट्स, ठीक है, एक ईस्ट दूसरा वेस्ट। ठीक है, सॉरी, ईस्ट वाले मुस्लिम मेजॉरिटी थे, वेस्ट वाले हिंदू मेजॉरिटी थे। ठीक है, ये देखो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद इनकी पॉपुलेशंस भी आगे मेंशन है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी पॉपुलेशन थी उनकी। अच्छा, यहाँ पे देखो, इनके कैपिटल्स को भी आप ज़रा देख लें। ईस्ट बंगाल जब डिवाइड किया गया तो उसको कैपिटल बना दिया गया ढाका। ठीक है, उसका कैपिटल बना दिया गया ढाका। वेस्ट बंगाल उसका कैपिटल बना दिया गया कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता को उसका कैपिटल बना दिया गया। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो कैपिटल हो गए। अब उनकी पॉपुलेशन देखते हैं कि कितना
मैनेजेबल साइज में उनको डिवाइड तो कर दिया गया था, लेकिन किस में कितनी पॉपुलेशन आई थी मुस्लिम्स की, किस में कितनी पॉपुलेशन थी, तो वो हम देखते हैं कि जो, हाँ ये देखें, ईस्ट बंगाल कंसिस्टेड ऑफ ढाका, मयमनसिंह, असम, कोला, रंगपुर और उसके बाद बोगरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ईस्ट बंगाल के अंदर आ गए और इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी। बिहार और उड़ीसा को मिलाकर उन्होंने वेस्ट बंगाल बना दिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर थी हिंदू मेजॉरिटी, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजॉरिटी थी। अब उनकी पॉपुलेशन देख लें कि जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी पॉपुलेशन 18 मिलियन मुस्लिम थे, वहाँ पे 18 मिलियन मुस्लिम थे ईस्टर्न बंगाल के अंदर मुस्लिम थे, और साथ वहाँ पे 12 मिलियन हिंदूज थे, ठीक है, 12 मिलियन हिंदू थे। तो उसके बाद जो वेस्टर्न बंगाल था वहाँ पे टोटल 54 मिलियन पॉपुलेशन थी, उस 54 मिलियन में से 42 मिलियन हिंदूज थे। तो ये तो जैसे उनकी पॉपुलेशन से ही अंदाज़ा हो रहा है कि जो वेस्ट वाला था वो हिंदू मेजॉरिटी था और ईस्ट वाला क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो ये दो डिवाइड कर दिया गया। इसके रिएक्शंस, अब इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन थे हिंदुओं के, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन थे। तो हम देखते हैं कि उनके रिएक्शन क्या थे इस सूरत में, जबकि उन्होंने उसको 1905 के अंदर बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं कि रिएक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन था, मुसलमानों का क्या रिएक्शन था। जाहिर बात है जब मुसलमानों को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी, मुसलमानों को एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो मुसलमान तो खुश होंगे। वो फेवरेबल रिस्पांस था मुस्लिम्स का, वो क्या करते थे, इस पार्टीशन के फेवर में थे कि यस हमें ये एक्सेप्टेड है पार्टीशन। इससे क्या हुआ कि मैं बता देती हूँ कि इस मुस्लिम रिस्पांस के अंदर 4-5 चीज़ें हैं कि ये फेवरेबल रिस्पांस था। उसके बाद यहाँ पे देखी जाती है कि मुसलमानों को निजात मिल गई थी हिंदुओं से, इमेंसिपेशन, उनको हिंदुओं से निजात मिल गई थी। हिंदू जो कि उन्होंने सोशली, इकोनॉमी, पॉलिटिकली हर स्फेयर ऑफ लाइफ में वो क्या कर रहे थे, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर था उनका, तो उन सब से मुसलमानों को निजात मिल गई थी कि इमेंसिपेट मुसलमानों का एक मेजॉरिटी का इलाका था जहां वो इजीली अपनी इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते थे, अपने पॉलिटिकल स्फेयर को इन्हेंस कर सकते थे, अपनी रिप्रेजेंटेशंस को शो कर सकते थे। हिंदुओं के इन्फ्लुएंस से वो बाहर आ चुके थे। तो उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, जहाँ ढाका कैपिटल बन गया था, ढाका मुसलमानों का एक हब बन गया था, वहाँ पर मुसलमान अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते थे। उसके बाद देखें, इन द मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल द मुस्लिम वुड बी फ्री फ्रॉम हिंदू डोमिनेंस। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो हिंदू डोमिनेंस से बिल्कुल फ्री हो गए थे, अपनी इकोनॉमिक फील्ड को प्रमोट कर सकते थे। सेकंड में देखें, ढाका का सिटी क्या था, वहाँ पे मुसलमानों का एक सेंटर बन गया था, मुसलमान अपना कल्चर प्रमोट कर सकते थे, कल्चरल सक्सेस में मुसलमानों को इस तरह मिल सकती थी। और उसके बाद पॉलिटिकली मुसलमान अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते थे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल सकती थी, उनको रिप्रेजेंटेशन का एक चांस मिल गया था कि वो अपने आप को ईजिली रिप्रेजेंट करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये था कि मुसलमान क्या करते थे कि जो उनमें कंपटीशन चल रहा था हिंदुओं के साथ हर फील्ड के अंदर, अब हिंदू थे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, सिविल सर्विस हो जाए या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाए, उन्होंने मॉडर्न नॉलेज या मॉडर्न एजुकेशन हासिल की हुई थी। तो उसकी वजह से क्या था कि मुसलमानों को हर फील्ड में हिंदुओं के साथ कम्पीट करना पड़ता था। लेकिन जब मुसलमानों का एक अपना इलाका बन गया, एक अपना उनका एक हब बन गया, तो इस कॉम्पिटिशन से मुसलमानों को निजात मिल गई थी कि वो क्या कहते थे, ज़्यादा उनको कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना पड़ता था। नेक्स्ट देखें कि हिंदुओं का क्या रिस्पांस था। हिंदुओं का रिस्पांस एज़ यूजुअल बहुत ख़राब होना था, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई थी हिंदुओं के लिए। उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस पार्टीशन को, वो दे सेड नॉट एक्सेप्ट दिस पार्टीशन। और उन्होंने, इससे क्या हुआ था, इससे ये हुआ था कि जो हर स्फेयर के अंदर हिंदुओं की मोनोपोलीज थी, हिंदुओं का एक्सक्लूसिव होल्ड था इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल स्फेयर के अंदर, बंगाल के अंदर, वो ख़त्म हो गया था, उसको चैलेंज कर दिया गया था। अब जो हिंदुओं का सारा जो है रूल था, एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कायम हुई थी, उसको चैलेंज कर दिया गया। तो उन्होंने इसको बायकॉट किया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो पार्टीशन कर दी गई है बंगाल की, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड उसमें देखें, उनके बाद सेकंड में ये देखा जाता था कि जब पार्टीशन हो गई तो एक ब्राइट एंड अपॉर्चुनिटी मिल गई, पॉसिबिलिटी मिल गई बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स की। अब मुस्लिम हर स्फेयर में अपने आप को ऊपर लेके आएंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल, हर स्फेयर में वो अपने आप को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उन्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, बेटरमेंट की अपॉर्चुनिटी है मुसलमानों की। तो उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि मुसलमानों को हम लोग एक्सप्लॉइट करते रहें हर मामले में, लेकिन हिंदुओं का ये भी ख्वाब ना ख़त्म हो जाना था जब अगर के पार्टीशन और बंगाल को फुली तौर पर वो एक्सेप्ट कर लेते। थर्ड देखें,
हिंदू लॉयर्स वो थे, वो भी इस पार्टीशन के खिलाफ, तो कहते हैं कि अगर बंगाल का एक नया सूबा बना तो क्या होगा, नया सूबा बनेगा, फिर नए नए कोर्ट बनेंगे और उनकी प्रैक्टिस का प्रोसीजर भी इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे का सारा हिंदू लॉयर के साथ साथ वहाँ की जो प्रेस थी उनका भी यही था। उन्होंने भी क्या किया, वो उनका भी रिएक्शन इससे डिफरेंट नहीं था। वो कहते हैं कि जब नया बनेगा वहाँ पे न्यूज़पेपर आएंगे, उसमें मुसलमानों की खबरें होंगी, तो वो भी उनका क्या था कि वो भी थोड़ा सा ना हेजिटेट फील कर रहे थे, बल्कि वो बिल्कुल ऑपोजिट थे। अब रिएक्शन में क्या शो किया गया, रिएक्शन में देखा गया कि हिंदुओं ने अपनी क्या लॉन्च कर दी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का क्या मतलब है, उन्होंने क्या किया कि हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रिटिश के गुड्स हैं ना उनको बायकॉट करेंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी नेटिव गुड बनानी शुरू कर दी, अपनी नेटिव फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी, ब्रिटिश के जो गुड्स हैं और उसके बाद जो सिस्टम्स हैं उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी थे। तो जब पार्टीशन हुई तो बहुत से हिंदू थे, उनको जेल भी जाना पड़ा। स्वदेशी मूवमेंट फेल हो चुकी थी टू सम एक्सटेंट। और लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू कर दी कि हम क्या करेंगे, इन ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करेंगे, हम नेटिव गुड्स बनाएंगे। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था हिंदुओं की तरफ से। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया, क्यों ख़त्म किया गया, क्या रीज़न बनी। एक तो ये था कि हिंदुओं की इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। उसके बाद जो हमारे पास चार्ज चेंज हुआ, गवर्नर जनरल का जो चार्ज हमारे पास चेंज हुआ ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज हो गया। तो वो ऑर्डिनेज जो गवर्नर जनरल बना इंडिया का, तो वो जब गवर्नर जनरल बना तो हिंदू भी एक्टिव हो गए। उन्होंने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन, एक कमेटी बनाई, ठीक है। उस कमेटी में उन्होंने क्या किया, उस कमेटी को भेजा दोबारा लीडर्स के पास, ब्रिटिश लीडर्स के पास, और उनको कहा कि जो इस पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, इस जो बंगाल की पार्टीशन है उसको हम लोग नहीं मानते, आप इसको ख़त्म कर दें, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये पार्टीशन नहीं चाहिए, हमें बंगाल को डिवाइड नहीं करना। तो उनके इस रिएक्शन पर क्या हुआ था, वो कमेटी ब्रिटिश लीडर से मिली और बहुत सी ओकेशन पर वो मैजेस्टी जॉर्ज 5 और उसके बाद उनसे भी मिली जब वो आ रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि 12 दिसंबर 1911 के अंदर इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया कि ये पार्टीशन अब एक्सेप्टेबल नहीं है, और दोबारा से जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो दैट्स ऑल अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखेंगे हम इसका कंक्लूजन क्या मिलता है हमारे पास। फिर से एक यूनाइटेड बंगाल बना दिया गया, फिर ठीक है बंगाल, लेकिन असम को, बंगाल को उन्होंने क्या किया कि एक गवर्नर के अंदर कर दिया गया, जबकि असम को क्या किया गया, एक चीफ कमिश्नर के अंडर कर दिया गया, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया, दोनों को फिर सेपरेट कर दिया गया। मुसलमानों को जो डिसीजंस थे, मुसलमानों का जो इतनी फेवरेबल कंडीशन थी कि वो पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको एक मेजर हिट मिला, शैटरिंग ब्लो मिला उनके डिसीजंस को। तो एक एंगर भी उनके दरमियान डेवलप हुआ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या बनता है। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैड अप्रिशिएटेड द स्टेप एंड started turning in the favor of British, but the British soon gave in against the mounting pressure of Hindu, which helped the Muslim to realize the importance of standing on their feet to organize themselves politically. It also affirmed the apprehensions of Sir Syed Ahmad Khan that the Muslim might submerge in the majority of Hindu and lose their identity. तो इसमें यह था कि जब जो पहले था वो उन्होंने मुसलमान, जो इंडिया के मुसलमान थे, उन्होंने इस ब्रिटिश के स्टेप को एक्सेप्ट किया, उनकी फेवर में उनकी फेवर शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश ने दोबारा जब उनके ऊपर हिंदुओं का प्रेशर बना तो फिर उन्होंने क्या किया, इस पार्टीशन को ख़त्म कर दिया। मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो चुका था कि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अगर ब्रिटिश चले जाएंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के अंदर आ जाएंगे, हिंदू मेजॉरिटी में उनके इंटरेस्ट को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो फिर इसके बाद उनको ये एहसास हो गया था कि इस हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम अब अपना एक सेपरेट लैंड, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट कल्चर, सेपरेट आइडियोलॉजी, इन सब की प्रमोशन करेंगे। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में की तरफ, रोड टू इंडिपेंडेंस की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसके हिंदुओं के रिएक्शन, मुस्लिम्स रिएक्शन, इन सबको आप ज़रूर देखें, और काफ़ी दफ़ा ये टॉपिक पेपर में भी आ चुका है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।